हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित का महामैराथन करेंगे, जिसमें कुछ पुराना और कुछ नया प्रश्न होगा जो सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। और बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको गणित सिखाऊंगा। जिन भी शिक्षक साथी को गणित से डर लगता है, इस वीडियो को देखें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, सीटेट, बीपीएससी टीआरई 4 सक्षमता 3 के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला प्रश्न है 12, 10, 15, 8, 22 का माध्यक है। तो जब भी किसी आंकड़े का माध्यक पूछा जाए तो दी गई संख्याओं को या तो आप पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में। जब आप बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे, जो संख्या बीच में आएगा वही आपका माध्यक होगा। जैसे ये पहले बढ़ते क्रम में ही सजा के देखते हैं। 8 हो गया, 8 से बड़ा 10 हो गया, 10 से बड़ा 12 हो गया, 12 से बड़ा 15 हो गया, तब 22 हो गया। देखिए, बीचों बीच कौन सा संख्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 12 आ रहा है। इधर से 2 हटा दीजिए, इधर से 2 संख्या हटा दीजिए, यही माध्यक हो गया। घटते क्रम में भी आप सजाते 22, 15, 12, 10, 8, तो ये घटते क्रम हो गया। तब भी बीच में क्या आता? 12। तो मैंने इसीलिए कहा कि बढ़ते या घटते क्रम में आपको पहले डाटा को सजा लेना है, जो संख्या बीचों बीच आएगा वही माध्यक होगा। अब एक प्रश्न आपका यहाँ हो सकता है कि सर, अगर संख्या की संख्या, ये जो डाटा है इसकी संख्या अगर सम बार हो, मतलब 6 बार हो, 8 बार हो, 10, 12, 14, 16, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार संख्या है, तो अब बीच में कौन आएगा? मान लीजिए इसको लेते हैं तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2, इसे लेते हैं तो इधर 3, इधर 2, तब बीच में कौन आएगा? अभी बढ़ते क्रम में दिया हूँ। तो जब बीच में सम बार ऑब्जर्वेशन हो तो बीच के 2 संख्या को आपस में जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो 12 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? 22। 22/2 काट के क्या हो जाएगा? 11। यानी इसका जो आपका माध्यक होगा क्या हो जाएगा? 11। समझ गए होंगे आप लोग। डाटा अगर विषम बार है तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा के बीच वाली संख्या, अगर डाटा सम बार है तो 2 संख्या को बीच वाले को उठा के जोड़ के आधा, माध्यक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12, 10, 15, 8, 22, 32, 40 का परिसर क्या होगा? रेंज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। तो जब भी परिसर निकालने की बात की जाए तो डाटा में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या आप घटा लीजिए। डाटा में जो बड़ी संख्या होगा और उसमें से छोटी संख्या जब आप घटाएंगे, जितना प्राप्त होगा वही परिसर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 32। आगे देखते हैं। 15 और 25 का परिसर नहीं, यहाँ वर्ग चिन्ह पूछना था हमको। वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो जब भी वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो ये वर्ग चिन्ह क्या कहता है? निम्न सीमा उच्च सीमा के योग को आधा कर दीजिए। द हाफ ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड क्लास मार्क। ये आप समझ गए होंगे। अगर इसी का पूछा जाता निम्न सीमा बताइए तो छोटका वैल्यू बता दीजिएगा, उच्च सीमा बताइए तो बड़का वैल्यू बता दीजिएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, किसी बाग की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है तो परिमाप क्या कितना होगा? जब भी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया रहे, चाहे कोई भी फिगर हो, तो वह आयत होता है। क्या होता है? आयत।
तो आपको फार्मूला नहीं भी पता है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए। 12 में 10 जोड़िएगा 22 होगा और 2 गुना कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 44 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन गलत सेट हो गया है, सॉरी। आप जब भी बाग की लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो आप क्या कीजिए, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और 2 गुना कर लीजिए, आपको परिमाप मिल जाएगा। देखिए क्यों, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए इस बाग की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो आपको क्षेत्रफल बताना है 1 नंबर प्रश्न मानकर। ऑप्शन आपका रहेगा 110 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर आप मान लीजिएगा, 120 वर्ग मीटर, 130 वर्ग मीटर या 140 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगला प्रश्न है 3/7 का तुल्य भिन्न है। देखिए तुल्य भिन्न मतलब होता है समभिन्न यानी बराबर, समभिन्न। तो अंश ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, भिन्न को, और नीचे वाले को हर। तो अंश और हर में समान संख्या से अगर गुना हम लोग करते हैं तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे 3/7 है, अगर 4 से इसमें गुना तो इसमें भी 4 से ही करना होगा, तो 12/28 हो जाएगा। देखिए आंसर यही सही है। मैं समझा दूँ पूरा कि जो भी भिन्न दिया रहे, जैसे 7/5 है, अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 से गुना कीजिएगा, जो भिन्न प्राप्त होगा वो भिन्न 7/5 के तुल्य भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ आप चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14 होना चाहिए था, तुल्य भिन्न नहीं है। 3 6 18 तो 70 21 होना चाहिए था, तुल्य भिन्न नहीं है। 3 चौका 12, 7 चौका 28, यही सही है, क्योंकि 3/7 में 4 4 से गुना करने पे 12/28 आएगा, जो कि 3/7 के तुल्य भिन्न है। अगला प्रश्न है 4 रुपया 28 पैसा को पैसा में बदलें। 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न नया प्रश्न है, ये एडिटिव इन्वर्स। 4/7 का योज्य प्रतिलोम, तो जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स पूछे, अगर ये प्लस में है तो माइनस लगा के लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा -4/7। अगर मैं कहता कि 3 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो आंसर होता -3। मैं कहता -7/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो चिन्ह बदल दीजिए, 7/5 हो जाएगा। यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बाकी चीज़ सेम रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम आपको लिखना है 3 नंबर प्रश्न मानकर। 3 या 4 नंबर प्रश्न हो गया शायद, ये 4 मान लीजिए। आपको 5/7 का योज्य प्रतिलोम बताना है, ठीक है। अब अगर इसी का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ दिया जाए, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आप क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, आंसर हो गया। जैसे आगे देखते हैं, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है, किसका? 4/7 का, तो आंसर हो जाएगा 7/4। क्या हो जाएगा? 7/4। ये एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा ये। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए समझिए। मान लीजिए -3 में आप +3 करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए 3 का -3 योग्य प्रतिलोम होगा। अगर जिस 2 संख्या को आपस में गुना किया जाए और आंसर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, एक आंसर आ गया। 2 संख्या को जब जोड़ने पे उत्तर 0 आता है तो वो एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होते हैं।
दो संख्याओं को जब या भिन्नों को गुना करने पे एक आए तो समझिए कि वो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2345 में कितने दहाई हैं? ये सीटेट में खूब फंसाता है प्रश्न, और आप लोग सोचेंगे इक्याई दहाई, तो 4 दहाई हैं और 4 मार करके निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाता है। और घर पर आकर आपने एक अंक जोड़ लिया कि मेरा एक अंक सही है, ये आना चाहिए, और जब आंसर की आता है तो गलत हो जाता है। एक बात हमको बताइए, दहाई पूछा है तो क्या ये 234 गुना 10 जोड़ 5 हम लोग लिखेंगे तो इतना नहीं आएगा? आएगा। 200 ये हो जाएगा आपका 2340 जोड़ 5 यानी 2345 आ जाएगा। तो कितने दहाई हैं अब आप समझ गए होंगे, 234 दहाई हैं। पूछता कितने सैकड़े हैं, सैकड़ा, तो मैं इसका ट्रिक ही बता देता हूँ। इक्याई दहाई सैकड़ा, तो 2 अंक छोड़ के ये 2 अंक लिख दीजिए, यानी 23 सैकड़ा है। अगर पूछता कितने इक्याई हैं, इक्याई, तो 1 अंक छोड़ के जो बच रहा है लिख दीजिए, 234 इक्याई है। टोटल अंक को लिखिए, इतना इक्याई है। अगर पूछता कितने दहाई, तो आपने 1 अंक छोड़ के लिखा, कितने सैकड़े तो 2 अंक छोड़ के, कितने हज़ार तो 3 अंक छोड़ के, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने दिया, बड़ी संख्या में कितने सैकड़े हैं, कितने सैकड़ा है, तो 2 अंक काट दीजिए और ये बता दीजिए 375 सैकड़ा है। ये नहीं कि 5 सैकड़ा है, तो गलत हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, रेखाखंड का कितना अंत बिंदु होता है? तो ये हो गया रेखाखंड, जिसे हम लोग इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट जिसकी एक फिक्स्ड लंबाई होती है, तो इसके कितने अंत बिंदु होते हैं? 2। अगर बात करें हम लोग रेखा की, किसकी? रेखा की, तो ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती हैं। तो रेखा की यानी लाइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे अगर किरण का, तो किरण का एक अंत बिंदु होता है, किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। ठीक है, ये प्रश्न सारे सक्षमता में पूछे गए हैं, 1 या 2 में, इसलिए मैं यही चीज़ आपको डील कर रहा हूँ और आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, गणित से आपको डर लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस तरह का गणित सीखना है। ये बिल्कुल बेसिक गणित है सक्षमता में जो पूछा गया है। जब मैं बीपीएससी टीआरई का पढ़ाता हूँ मैथ अपने चैनल पर, या सीटेट का, तो आप देखिएगा किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न होता है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला प्रश्न होता है। लेकिन सक्षमता में तो आसान है गणित, फिर भी सक्षमता के लिए 1 to 5 के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप चैनल को देख रहे हैं और विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सटीक, बिल्कुल आपके पक्ष में, जो भी पत्र हो उसका सरल भाषा में जानकारी, तो आप मेरे प्रथम चैनल जीके स्टडीज़ जिस पे 2 तिरंगे का निशान होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल आपको चाहिए और शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर भी चाहिए, तो स्टडी विथ राहुल 247 जो अभी आप देख रहे हैं, इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप देखें। चलिए आगे देखते हैं, और मन करे तो लाइक करें, ना मन करे तो कोई बात नहीं। जितने मुझसे प्यार करने वाले शिक्षक साथी हैं, अपना छोटा भाई समझकर, वो सभी लाइक ज़रूर करेंगे, और जिनको शिक्षकों से टीस होगा वो नहीं करेंगे। प्रथम अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है पूर्णतः। तो 1 के पास तो एक गुणनखंड है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्रथम प्राकृत संख्या है।
प्रथम प्राकृत संख्या यहीं से स्टार्ट होता है 1 से। प्रथम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2। अगर पूछे प्रश्न कि प्रथम सम अभाज्य संख्या, तब भी उत्तर 2 ही होगा। प्रथम पूर्ण संख्या अगर पूछे होल नंबर तब भी तो आप कहेंगे 0। प्रथम आपसे भाज्य संख्या पूछे, जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, 10 गुणनखंड, तो प्रथम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 है। देखिए मैंने क्या क्या बताया, प्रथम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्रथम पूर्ण संख्या होल नंबर, प्रथम सम अभाज्य संख्या, यहाँ से प्रश्न 2 लड़ेगा ही लड़ेगा, और प्रथम भाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पासा का प्रत्येक सतह कैसा होता है? तो देखिए जो पासा का आकार होता है ये घन होता है, और इसका प्रत्येक 6 सतह होता है इसमें, और प्रत्येक सतह जो होता है वो वर्ग होता है, वर्गाकार होता है, और सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं। पासा का पूछे चाहे घन का शीर्ष दृश्य या कोई भी सतह, तो वर्ग की तरह दिखाई देता है। पाइप का आकार कैसा होता है? पाइप का ये आकार की आकृति, कुछ भी अगर आपको बोतल हो तो ये सब बेलन होता है। आपके ब्लैक बोर्ड का, मोबाइल का, किताब का ये आकृति आयत हो जाएगा। और बर्थडे टोपी, तंबू का आकार, जो भी आकृति इस तरह से समझ में आए वो शंकु हो जाएगा। और आकृति की बात आई तो ईंट, ज्योमेट्री बॉक्स, घर का कमरा, बक्सा, ये सब किस आकृति का होगा? तो आप कहेंगे घनाभ। और घनाभ का प्रत्येक सतह आयत होता है, ये भी आप जान लीजिए। ईंट हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, कमरा हो, बक्सा हो, ये सभी के सभी आपको घनाभ के आकृति के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, किस आकृति के जैसा? घनाभ की आकृति के जैसा। अगला प्रश्न है, पाइप का आकार कैसा होता है? 5 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है वर्ग, बेलन, आयत या शंकु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9783 में 8 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल कितना होगा? तो किस स्थान पे है ये आप देख लीजिए। 8 दहाई पे है तो 80, और जातीय मान वह संख्या स्वयं होता है, चाहे अंकित मान भी इसे कहा जाता है। तो 8, 80 में 8 जोड़ेंगे 88 होगा। अंतर पूछा होता तो अंतर मतलब होता है घटाना, तो 72 होता। समझ गए आप लोग? चलिए इसमें आपको 6 नंबर प्रश्न मैं आपको दे दे रहा हूँ। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आपको बताना है। क्या करना है? अंतर। 7 ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को, 600, 700, 707, 693। कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि मोड में कोई भी संख्या हो, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, बाहर निकलेगा तो हमेशा आंसर होगा धनात्मक। ठीक है, और बाहर ये प्लस माइनस हो वो जहाँ का तहाँ रहेगा। तो देखिए मोड में -9 है, बाहर निकला +9, जोड़ का चिन्ह है जोड़। 7 मोड में माइनस में है, बाहर निकला प्लस में। 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 16। चलिए एक 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। माइनस का 10 और माइनस का 10, उत्तर कितना होगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है 8 नंबर मानकर। 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप। देखिए आ गया ना, सक्षमता में ये प्रश्न पूछा गया है, आपको प्रूफ के साथ भी मैं दिखा रहा हूँ। सक्षमता का ये प्रश्न पूछा हुआ है, बाघ का परिमाप।
अभी मैंने बताया लंबाई चौड़ाई को जोड़ के क्या करना है, 2 गुना। 9 नंबर मानकर आप लोग बनाएंगे। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता कहलाती है धारिता। क्या कहलाती है, कैपेसिटी यानी धारिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है? तो मैंने अभी बताया इस आकृति का जो भी चीज़ आपको समझ में आए वो शंकु है। तो तंबू जो होता है शंकु होगा, बोतल जो होगा बेलन होगा, बॉल जो होगा गोला होगा, कांच जो होगा कांच की मोटाई पे डिपेंडेंट है, या कांच नगण्य मानकर तो आयत हो जाएगा। यदि हम 5 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखिए क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज को, ये समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। को समकोण त्रिभुज हो को उसकी ऊंचाई के परितः, इसके परितः घुमाए, यानी इस तरह से घुमा दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। शंकु जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और व्यास कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। शंकु की ऊंचाई तो यही रहेगा 5 ही, ऊंचाई 5 और आधार का व्यास 3, जो कि गलत है। 3 और 3 मिलके व्यास 6 हो जाएगा। त्रिभुज की ऊंचाई 5, त्रिभुज होगा नहीं शंकु होगा। शंकु की ऊंचाई 5 और आधार का व्यास 6, यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जब भी आप किसी समकोण त्रिभुज को ऊंचाई के परितः घुमाते हैं तो ये क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है। और ये त्रिज्या था तो त्रिज्या डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, ऊंचाई समान रहेगा। अगला प्रश्न, 16 और 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? मौसा पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है। 10 नंबर मानकर आप लोग बताएंगे कि 16 और 20 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। चलिए ये भी मोड में दिया गया प्रश्न है, 11 नंबर मानकर आप ही लोग बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रैक्टिस कराया मैं। पहले आप मोड के अंदर के कैलकुलेशन को कर लेंगे और तब अगर प्लस माइनस आएगा तब बाहर निकालेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ। मोड के अंदर ही है सब कुछ, ये ब्रैकेट है प्लस -3 प्लस -6, अब तब मोड है। तो पहले इस ब्रैकेट का काम क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए मोड ये 2 है तो 2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -6, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -9। मोड में क्या आया, -7 मोड में, बाहर निकला उत्तर क्या होगा, 7। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये तो दशमलव का जोड़ है, ये 11 नंबर मान के आप लोग कर लेंगे। 9.75 3.05 0.20 लिख कर जोड़ लीजिएगा ऐसे करके। हाँ ये प्रश्न में थोड़ा सा आप फंसते हैं, तो फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप डेसिमल में चेंज करना मैं आपको सिखा दूँ। 72 को 10 से भाग देना, 1 0 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 7.2। डबल 0 है 2 अंक छोड़ के डेसिमल दाहिने साइड से, यानी 5.83। तो पहले का मान कितना हो जाएगा, 72/10 का 7.2 घटाओ, दूसरे का मान कितना हो जाएगा, 2 को 0 है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 5.83। यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 लगा लीजिए, घटाव है घटा लीजिए। 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ हो गया 11 में से 8 गया 3, और यहाँ क्या बचा, 6 में से 5 गया 1.73। बिल्कुल ये बटा देख करके घबराना नहीं है। नीचे में अगर जहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो ये तो 3 एक गो संख्या है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, उत्तर हो गया, भाग देंगे तो ये आप समझ गए होंगे। साइमन के पास 918 कंचे हैं, वह कंचों के पैकेट बनाना चाहता है। प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे हों, वह कितने पैक बनाएगा? 918 कंचों से
9 गो पैकेट बनाना है। देखिए यहाँ गलती क्या होता है भाग में, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे 9 एकम 9 कट गया 1 8 9 दूनी 18 कट गया और 12 गो पैकेट बन गया, जो कि गलत है। 12 नवा तो 108 होता है और आप 918 को भाग दिए हैं। तो जब भी हम, यहाँ चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने मिस्टेक करते देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को मिस्टेक इसमें करते देखा है और बहुत सारे लोग बना भी देते हैं आसानी से। 9 एकम 9 0 शेष हो गया। जब भी यहाँ का 2 अंक अगर उतारा जाता है तो जो भागफल है उसमें 1 0 लगाना पड़ता है। अब 9 दूनी 18 यानी 102 पैकेट बनेगा। समझ में आ गया आपको? अगर मैं प्रश्न दूं कि 714 को 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7 आज 7 दूनी 14 तो गलत हो जाएगा। 12 सत्ते 84 ही होता है। 2 अंक उतारे तो 0 तो लगाना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए वर्ग चिन्ह का प्रश्न बता चुका हूँ, पूछा भी है, तो 12 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे कि इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा। 40 70 का आधा कितना होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक असंभव घटना की संभावना है? संभावना कहे या प्रायिकता कहे या इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहे। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता, ये भी पूछा जा सकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग टाइप का पूछा था तो इसमें एक ले लिया हूँ। NOIDA, नोएडा को लिखा गया है OPJEB। देखिए A के बाद B है, D के बाद E है, उल्टा चले, यहाँ पीछे से आते हैं। B है, D के बाद E है, फिर देखिए I के बाद J है, O के बाद P है, N के बाद O है। तो ठीक कह रहा है कि दिल्ली को कैसे लिखा जाए। आई के बाद क्या आता है? जे आता है। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर हो गया। पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जब भी किसी बड़ा एग्ज़ाम का कम समय होता है ना, तो रीजनिंग किसी एक ट्रिक से बनाया जाता है ताकि टोटल को नहीं निकालना पड़े। देखिए ऑप्शन को मैंने कैसे छांटा। यहाँ ए के बाद बी था, डी के बाद ई था, तो आई के बाद निश्चित ही लास्ट में जे होगा। और मैं ऑप्शन को देखा, अगर सब में लास्ट में जे होता तो फिर अगला देखता, अगर फिर मैच करता तो उसके अगला देखता। तो चलिए पूरा देख लेते हैं। आई के बाद जे है, एच के बाद आई होगा, तो देखिए जे आई मिला, फिर एल के बाद एम होगा, मिल मैच कर रहा है। ई के बाद एफ होगा और डी के बाद ई होगा। देखिए यहाँ है, ई सब में मैच किया था ना, इसलिए मैं शुरू से नहीं चला, अंत से चला था। देखा यहाँ ए के बाद बी है तो आई के बाद जे, जे किसी ऑप्शन में लास्ट में नहीं था, एक ही में था, आंसर हो गया। आ रहा है मज़ा आप लोगों को? अगर आपको इस चैनल पे पढ़ के मज़ा आता है, मन लगता है, तो आप लोग अपना नाम और आप किस ज़िला से शिक्षक जुड़े हुए हैं और आपको इस चैनल पर जुड़कर कैसा लगता है, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग अपने छोटे भाई के लिए, राहुल सर के लिए ज़रूर करेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर बिहार के 38 ज़िला से लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जब भी मैं आपके ज़िला में घूमने आऊं किसी पर्यटक स्थल पर, तो कोशिश करूंगा कि आपसे मैं मिलूं और दोनों लोग साथ में घूमें, लेकिन घुमाने का खर्च सब आपका होगा, ठीक है? मेरे तरफ से पार्टी दे दूंगा, खिला दूंगा, लेकिन घुमाने का जो भी टिकट का पैसा होगा वो आपका होगा, फी के रूप में। स्टडी किए हैं तो मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो आप फ़ोने नहीं उठाएंगे। और जब भी किसी पर्यटक स्थल पे आऊँ तो आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर। आपको कोई भी परेशानी हो सक्षमता को लेकर, पढ़ाई को लेकर या किसी भी शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी बात को लेकर, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिखकर भेजेंगे
तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, आपका नाम होगा तो। और जब कोई भी आपकी प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। जब भी मैं मैसेज आपका देखूंगा रिप्लाई ज़रूर करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रेगुलर मैसेज नहीं देखता हूँ, क्योंकि अपना भी स्टडी करना होता है और कराना भी होता है स्टडी, सीटेट का हो, बीपीएससी टीआरई का हो, आप लोगों का हो। और देखिए, मैं फ़ी किसी से नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि अनर्गल चीज़ दूंगा, आप व्यूज़ बढ़ेगा, आपसे फी लूँगा और एग्ज़ाम आपका अच्छा ना जाए तो आप पे क्या बीतेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ाऊँ उस तरीके से एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पूछे और मेरे चैनल पे जुड़ने वाले कभी अनुत्तीर्ण ना हो, यानी फेल ना हो। और 1-2 नंबर से जो लोग सक्षमता 1 और 2 में रह गए हैं, नहीं हो पाया है, अगर इस बार आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उनको ये चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे मज़ेदार प्रश्न मुझे ये 2 प्रश्न लगा, जो कि अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये आसान वाला बता दूं, तब वो दोनों बताऊंगा। सीटेट में खूब पूछा जाता है और सक्षमता में पूछ दिया है। प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होगा तो ये दोनों प्रश्न बनाने में कठिनाई होगा, है बहुत आसान प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद वो दोनों करते हैं। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी। पहले 500 रुपया दाम था, अब 10% वो घटा दिया, यानी 100% में से 90% अब आपसे लेगा, तो 90/100 लिखिए। अब नया कीमत जो होगा 9×5=45, 450 रुपया। आंसर आ गया डायरेक्ट। या आप इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं, कितने की कमी कर रहा है 500 में, कितने की, 10% की, तो 10/100, 00 से 00 कटा 50, यानी 50 रुपया छूट आपको देगा। पहले 500 में बेचता था, 50 रुपया आपको छोड़ दिया, तो अब आपको कितना रुपये में देगा, 450। तो मैंने यही डायरेक्ट निकाल दिया कि 10%, कोई भी चीज़ 100% पे होता है, तो 10% छोड़ा 100 में से, तो 90% तो आपसे लेगा ना, 90%। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, ये कट गया, 9×5=45, 450 रुपया नया कीमत होगा। प्रतिशत, बट्टा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं मास्टर क्लास एक बनाऊंगा जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, और वो भी बेसिक और ट्रिक से, दोनों से सिखाऊंगा आप लोगों को। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं बताऊंगा, आसान आसान ही लूँगा और थोड़ा एडवांस भी करूँगा। साथ ही साथ आप इस चैनल पे केवल सक्षमता के लिए नहीं जुड़िए, हम लोग एक दूसरे से के साथ जुड़ेंगे, एक परिवार की तरह जुड़कर रहेंगे। कोई भी परेशानी हो आपकी हमारी, हम एक दूसरे से साझा करेंगे। हम लोग एक शिक्षक परिवार हैं। जबकि मैं बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल हूँ, आप ही लोगों मैं पढ़ा था बचपन में, तो मुझे आप ही लोगों के ग्रुप के शिक्षकों से मैं पला बड़ा हूँ। आप लोग मेरे गुरु समान हैं, लेकिन प्रैक्टिस छोटा है। एग्ज़ाम देखिए, 5 क्लास का ये सब प्रश्न थोड़े है, ये सब प्रश्न ऊपर लेवल का है। तो आप तो 1 to 5 में बहाल हैं और प्रश्न ऊपर लेवल का किया जा रहा है, जो कि आपको क्लास में आप जाते नहीं हैं। ऊपर क्लास में जाते भी हैं तो मौका नहीं मिलता है ये सब पढ़ाने को, तो प्रैक्टिस छूट गया है, जिसके कारण से आपको प्रैक्टिस अब करना पड़ेगा। और एक शिक्षक का कर्तव्य है कि हमेशा अप टू डेट रहे। अगर आपका मिडिल स्कूल है तो 1 to 8 तक अप टू डेट रहिए, प्राइमरी है तो 1 to 5 तक अपडेट रहिए, और घर पे आप प्रत्येक दिन केवल परीक्षा के लिए नहीं, 2 घंटा स्टडी पे ज़रूर फोकस करें। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने लिए, कुछ नया जानने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 लाख है, 1 लाख आबादी वाले एक शहर में 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो 1 लाख में से कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है बताइए, 20%। तो 20/100, 00 से 00 कट गया, 2 एकम 2, 3 1 4 0, यानी
20,000 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनमें से 15% PTCL इंटरनेट का सेवा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, खूब आराम से समझिए। 1 लाख में से 20% लोग इंटरनेट चलाते हैं, इसका मतलब 20,000 लोग। कितने लोग? 20,000। अब 20,000 कह रहा है कि जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है और जिनके पास इंटरनेट यहाँ कनेक्शन है उसमें से 15%, 20,000 में से 15% लोग PTCL यूज करते हैं। 00 से 00, 15 दूनी 30 और 2 0, यानी 3,000 जो लोग हैं 20,000 में से PTCL इंटरनेट सेवा यूज करते हैं। तो PTCL के अलावा कितने लोगों के पास इंटरनेट सेवा है, मतलब अदर कंपनी चलाते हैं? तो 20,000 लोग नेट यूज करते हैं, उसमें से 3,000 लोग PTCL यूज करते हैं, तो जो बच गए 17,000 अन्य कंपनी प्रयोग करते होंगे, उपयोग करते होंगे। समझ में आ गया? देखिए प्रश्न कितना बड़ा था। ये प्रश्न अगर आप देखा जाए तो कितना बड़ा लगेगा आपको देखने में, लेकिन 1 लाख का 20% मतलब 1/5, 5 दूनी 10, 20,000, ठीक है। और 20,000 का 15%, 3,000, 3,000। तो 20,000 में से 3,000 लोग PTCL, तो जो बच गए 17,000 अन्य कंपनी यूज करते हैं। वही प्रश्न पूछा है। चलिए अब ये दोनों प्रश्न देखा जाए, पहले इसको बताते हैं। देखिए ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। चतुर्भुज के बहुत सारा प्रकार है, उसका प्रॉपर्टीज होता है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बंद आकृति को कहा जाता है और चतुर्भुज के बहुत सारा प्रकार होता है। वर्ग है, देखिए वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। किसके? चतुर्भुज के। और उसी में से ये समांतर चतुर्भुज से प्रश्न पूछा है। चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज नहीं भी समझिए, इस प्रश्न को समझ लीजिए। कहीं प्रश्न रिपीट कर गया एग्जाम में तब इधर फिगर बना देते हैं। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा समानांतर और बराबर होती हैं। तो ये चिन्ह मिटा दिया मैंने। अब कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण BD इस प्रकार है कि CBD ये 12x और ABD यहाँ देखिए ABD, B मतलब ये कोण, तो ये कितना है? 7y। अब आगे बढ़िए, ADB यानी ये कोण, देखिए यहाँ कोण ADB यानी ये कोण ADB कितना? 60 डिग्री। फिर कह रहा है CDB यानी ये कोण कितना डिग्री? 28 डिग्री। तो देखिए समांतर, ये रेखाएं समांतर है तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा कह रहे हैं। 2 समानांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है, यानी एकांतर कोण। तो ये 7y बराबर हो जाएगा 28 के। कितने डिग्री के? 28 के। तो 7y बराबर 28 डिग्री, तो 7 गुना में इधर आके भाग 4 डिग्री, y का मान 4। अब देखिए ये कितना था? 12x। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल, यानी 12x बराबर 60 डिग्री, तो 12 पचे 60, x का मान 5 डिग्री। अब 2x जोड़ 3y पूछा है, 2 गुना x का मान कितना? 5 डिग्री, जोड़ 3 गुना y का मान कितना डिग्री? 4 डिग्री। 2 पचे 10, 3 चौका 12, 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22 डिग्री आंसर होगा इसका मान। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, फिर से समझ लीजिए। यहाँ बड़ा फिगर के साथ बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज है ABCD
सी डी, ये इसका विकर्ण है बी डी। ये आपको दे रखा था 12x, देखिए यहाँ लिखा है सी बी डी, सी बी डी यानी ये कोण। फिर लिखा है इधर देखिए ए के जगह पे ए बी डी, ए बी डी यानी ये कोण 7y। आगे बोला है कोण ए डी बी 60 डिग्री और कोण सी डी बी 28 डिग्री। तो देखिए ये जब दो रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो 7y बराबर 28 डिग्री और 12x बराबर 60 डिग्री। 7 से 28 कटा 4 डिग्री y का मान, और ये कटा x का मान आ गया 5 डिग्री। तो 2x, तो 5 दूनी 10 और 3y, y का मान 4, 4 दिया 12 यानी 22 डिग्री। उत्तर कितना हो गया 22 डिग्री। समझ में आ गया आपको? ये सीटेट में 6 to 8 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रॉपर्टीज किसी दिन पढ़ाऊँगा। और सीटेट की जैसे घोषणा होता है उसके बाद मैं अपना क्लास प्ले स्टोर प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दिया हूँ, सीटेट बेसिक गणित, आप देख सकते हैं मन करे तो, नहीं तो आप केवल सक्षमता का ही अभी देखिए। और एग्ज़ाम का जो आप एडमिट कार्ड करें कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, जब भी हो आप अपना स्टडी जारी रखें, ताकि मान लीजिए पहले से ही हम ट्रेनिंग किए हुए रहेंगे तब ना जंग लड़ेंगे, कि जिस दिन जंग की घोषणा होगा उस दिन जाएंगे ट्रेनिंग करने। सब एग्ज़ाम के डेट आता है तो आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सर समय कम है कैसे पढ़ें, मास्टर वीडियो दीजिए, महामैराथन दीजिए। अभी तो आपके पास समय खूब है, देख लीजिए मन करे तो। देखिए अब सम चतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज था, अब सम चतुर्भुज यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर तो होंगी लेकिन कोण सभी 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ये सम चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, जिसमें कोण ए डी बी 25 डिग्री है। ए डी बी यहाँ भी विकर्ण खींच देते हैं, ये 25 डिग्री है। और ये समांतर चतुर्भुज है तो देखिए त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज एक दिख रहा होगा आपको, ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज है। तो ये भुजा तो आपस में बराबर है, तो ये 25 डिग्री, तो ये कोण भी ए बी डी भी, कोण ए बी डी भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भुजा बराबर, तो ये 25, तो ये भी 25, 25 25 50, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण ए का मान हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। यानी कोण बी ए डी 2 गुना, तो 130 का 2 गुना 260। ये लिखा है 2 गुना बी ए डी, ए का मान मैंने निकाल लिया 130, 2 गुना है कर लिया। घटाओ कोण ए बी सी, ए बी सी यानी ये पूरा कोण, ये 25 है तो ये कोण भी 25, 25 25 50, 260 में से 50 घटाइए 210 डिग्री उत्तर आएगा। फिर से समझिए, थोड़ा लिप पोत ज़्यादा हो गया, बड़ा फिगर से यहाँ बताता हूँ। ये कोई सम चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये ए बी सी डी। कह रहा है कोण ए डी बी, ए डी बी यानी ये कोण 25 डिग्री का है। तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये रेखा समांतर होता है, ये तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा? बराबर, तो ये भी 25 डिग्री। अब ये भुजा बराबर होता है तो ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री। ये त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 होता है, और दो कोण का मान दे दिया है 50 डिग्री। तो घटा देंगे तो तीसरा कोण ए मिल गया हमको, कितना? 130 डिग्री। प्रश्न देखिए 2BAD यानी कोण ए का 2 गुना 130 डिग्री, घटाओ कोण ABC यानी ये पूरा कोण, तो 25 25 50 डिग्री।
तो यहाँ देखिए 260 में से 50 घटेगा तो 210 डिग्री ना उत्तर आएगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न था, और अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन के ऊपर है। मन करे तो लाइक कीजिए और आगे अपने शिक्षक साथी को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे, मैं सिखा दिया हूँ कैसे डिस्क्रिप्शन खोलना है, कैसे प्लेलिस्ट चेक करना है। फिर एक वीडियो बना दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। तो वो आप सारे वीडियो जो भी मैं मास्टर क्लास के माध्यम से सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल, प्लेलिस्ट, सीटेट, बीपीएससी टीआरई का लिंक दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और प्रथम चैनल का भी लिंक दिया हूँ, जीके स्टडीज़ का, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वेतन संबंधित खबर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं साझा करता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक उम्मीद है कि पर्यावरण और विज्ञान का लाऊं मास्टर क्लास। तो आज के लिए इतना ही।